तो हेलो दोस्तों, स्वागत आपका है ऑनलाइन यूट्यूब चैनल अवध कोचिंग क्लास पर। आज फिर हम लोग चर्चा करेंगे भारत के भूगोल विशेष पर। भाग होगा 6 और इसमें 25 क्वेश्चन आपको देखने के मिलेंगे PYQ के रूप में, जो SSC GD के हुए हैं उन सभी का। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। और आप अपना जो भी नोट्स है अपना लेके बैठें, नोटबुक लेके बैठें, उस पर मिलान करें, अपडेट करें। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या होने वाला है। इसमें देखिए लिखा है कि लू किस ऋतु की विशेषता है। भाई हम सभी को पता है कि लू जो है वो किस ऋतु में आता है, ग्रीष्म ऋतु में, शीत ऋतु में, वसंत ऋतु में, पतझड़ में। तो भाई लू चलता है कब? ग्रीष्म ऋतु में चलता है। तो ये क्या है? गर्म और शुष्क पीड़ादायक पवन है, जो कि आप देखेंगे कहीं ना कहीं ये दिल्ली से लेकर बिहार के बीच में खूब चलता है। और कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो हमारे यूपी और पटना के बीच वाले क्षेत्र में तो ज़्यादा ही लू का प्रभाव देखने के लिए मिल जाता है। तो कब? ग्रीष्म ऋतु में। ठीक है, तो ये कुछ स्थानीय क्या है हमारी, ये हवाएं हैं। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में साक्षरता दर कितनी थी? 2011 के अनुसार पूछ रहा है, तो ये है कितना? तो ये है 74.04%। बाकी अगर हम पुरुषों की बात करते हैं कि पुरुषों की कितनी है, तो आपने पढ़ा क्या? लगभग 82%। और महिला की बात करते हैं कि महिलाओं का कितना है, तो महिलाओं का कितना है? तो लगभग 65%, 65.46। किस भारतीय राज्य की साक्षरता दर दूसरी सबसे कम है? ये भारतीय राज्य की साक्षरता दर दूसरी सबसे कम है। अच्छा, दूसरी सबसे कम है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश, मिजोरम, राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश। तो इसमें सही आंसर क्या है? मिजोरम। ठीक है, तो सबसे कम साक्षरता दर अगर कहा जाए तो फिर कहाँ पे होगा? देखिए यहाँ पे ये अगर साक्षरता दर दूसरा सबसे कम है ना, हाँ, ये तो दूसरा सबसे अधिक होगा। ठीक है, ये होगा कौन सा? अरुणाचल प्रदेश। कौन सा होगा? अरुणाचल प्रदेश। क्यों सबसे कम कहाँ पे? सबसे कम तो बिहार में है। अगर देखा जाए सबसे कम कहाँ पे है? सबसे कम तो बिहार में है। ठीक है, बिहार में सबसे कम है। इससे थोड़ी ज़्यादा कहाँ पे है साक्षरता दर? अरुणाचल प्रदेश में। इससे थोड़ी साक्षरता कहाँ पे है? तो है राजस्थान में। कहाँ पे? राजस्थान में हो जाती है। तो बिहार में देखेंगे तो 61% साक्षरता दर आपको देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे 65% और यहाँ पे 66%। चलिए अगर देखिए, एल्युमिनियम गलाने का कार्य किस उद्योग से संबंधित है? कपड़ा उद्योग, रसायन उद्योग, चीनी उद्योग, धातुकर्म उद्योग। भाई एल्युमिनियम गलाया जाता है वो धातुकर्म उद्योग में तो गलाया जाता है। चीनी उद्योग में कोई काम ही नहीं है, कपड़ा में कोई काम ही नहीं है, रसायन उद्योग में कोई काम नहीं है। तो एल्युमिनियम देखेंगे तो ये विद्युत का एक अच्छा सुचालक है। ठीक है, क्योंकि चांदी सबसे अच्छा है, तांबा उसके बाद में आता है, तांबा नहीं कॉपर, फिर एल्युमिनियम आपका आता है। तो ये अच्छा सुचालक है किसका? विद्युत का हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1960 के दशक में डैश डैश की उच्च उपज देने वाली किस्मों को शुरू की गई थी। तो हरित क्रांति की जो शुरुआत की गई थी वो किस प्रकार की फसलों को उच्च उत्पादन में वृद्धि करने के लिए शुरू किया गया था? बताओ जरा। ज्वार और मक्का, चावल और गेहूं, बाजरा और जूट। जूट और कॉटन, कॉटन मतलब कपास। तो खाद्यान्न उत्पादन करना है तो फिर चावल और क्या था? गेहूं था। क्या था? चावल और गेहूं था। ठीक है, आपके लिए एक प्रश्न है, आप बताएंगे। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, प्रश्न आपके लिए है, आप कमेंट बॉक्स में बताना हमें कि हरित क्रांति का दूसरा चरण कब से कब चला था? ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है और आपको मैं ऑप्शन भी दे देता हूँ। पहला है 1960 से 1970, 1970 से 1980, 1980 से 1990 या 1908 से 1918। ठीक है, तो आप उसको बताएंगे हमें कि दूसरा चरण कब से कब चला था। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर क्या है? चावल और गेहूं हो गया। ठीक है, अगर देखिए
इस्पात के निर्माण की प्रक्रिया में अंतिम चरण क्या है? भाई अगर आप इस्पात यानी स्टील बना रहे हैं तो उसका अंतिम रूप क्या हो सकता है? तरल इस्पात का उत्पादन, ब्लास्ट फार्नेस में चूना पत्थर कोक और लोहे को गर्म करना, इस्पात का आकार देना, पिग आयरन का उत्पादन। देखिए जब लास्ट आपका जो स्टेप होगा उसमें यही होगा कि जो आपने स्टील बनाया है, जो इस्पात बनाया है, उसको क्या आकार चाहते हैं उस आकार में ढाल देंगे, वही आपका क्या होगा? अंतिम रूप होगा उसका। ठीक है, अगला जनगणना 2011 के अनुसार देश का दूसरा सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? ये कह रहा है दूसरा सबसे कम जनसंख्या बताना है, पॉपुलेशन। तो भाई सबसे कम जनसंख्या तो सिक्किम में है ना, तो ध्यान रखिए कि सिक्किम में क्या है? सबसे क्या है? कम जनसंख्या है। ठीक है, सबसे कम है। जो आपका यहां पे देखेंगे दूसरा सबसे कम कहां पे है? तो है मिजोरम में। ठीक है, एक है दूसरा, यानी कि सेकंड सबसे कम आपको यहां मिल जाएगा जनसंख्या। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है, दूसरा सबसे कम कहां है? मिजोरम में है। ठीक है, हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप भारत में खाद्य फसलों का आयात डैश डैश था। क्या था? अच्छा, ये हम लोग समझना पड़ेगा आपको। कह रहा है कि हरित क्रांति जब शुरू हुआ उसके परिणाम स्वरूप, उसके संदर्भ में देखें तो भारत में खाद्यान्न फसलों का आयात क्या हुआ? बढ़ गया, कम हो गया, प्रभावित रहा, प्रतिबंधित हो गया। जब हमारे यहाँ खुद उत्पादन अनाजों का बढ़ गया तो हम लोग क्या करेंगे? फिर आयात को क्या कर देंगे? कम कर देंगे। भाई कम मंगाएंगे, कम हो गया, आयात क्या हो गया? कम हो गया। क्यों? हमारे खुद अनाज हो गए तो हम लोग क्यों आयात करेंगे दूसरे देशों से? केरल के सबसे बड़े जलप्रपात का क्या नाम है? दूध सागर, वांझाजल, कुंचिकल, अथिरापिल्ली। तो इसका सही आंसर वैसे ये है आपका अथिरापिल्ली। ठीक है, कुंचिकल ये कर्नाटक में है। कहाँ पे है? कर्नाटक में है और माना जाता है, और ये वाराही नदी पे है। किस नदी पे है? वाराही नदी पर ये है। तो ये भारत का सबसे बड़ा क्या है? बड़ा मतलब सबसे ऊंचा क्या है? ये आपका जलप्रपात है। सबसे ऊंचा क्या है? ये जलप्रपात माना जाता है। ठीक है, और कहीं कहीं देखा जाता है तो आपका जोग या गरसोप्पा है, लेकिन वो वन स्टेप में सबसे ऊंचा माना जाता है, और जो कुंचिकल है ये कई सारी स्टेपों में सबसे ऊंचा माना जाता है। ठीक है, बाकी दूध सागर आप देखेंगे तो ये आपको कहाँ मिल जाएगा? तो ये मिल जाएगा गोवा में। ठीक है, कहाँ पे? गोवा में। दूध सागर कहाँ पे है? गोवा में है, मांडवी नदी पर मिल जाएगा। ठीक है, तो जलप्रपात यानी कि झरना, वाटरफॉल्स। तुरग्या एक डैश डैश दिवसीय मठ उत्सव है जो कि अरुणाचल प्रदेश के मोनपा जनजाति द्वारा मनाया जाता है। देखो जो तुरग्या है ना, ये 3 दिनों का त्यौहार होता है। ये कितने दिनों का होता है? ये 3 दिनों का त्यौहार होता है। कौन मनाता है? तो ये जो आपकी मोनपा जनजाति पाई जाती है, कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है। ठीक है, तो वहां पे एक मठ भी तो है। मठ है कौन सा? त्वांग मठ। कहाँ पे है? त्वांग मठ पर। ठीक है, और जो ये मोनपा जनजाति है ये बौद्ध धर्म को क्या करती है? ये बौद्ध धर्म को मानती है। अगला देखिए, अगला सवाल है कि गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे दिल्ली डैश चेन्नई और मुंबई को जोड़ता है। अच्छा, तो बीच में कौन सा आएगा? तो देखिए, अगर आप देखेंगे भारत में इस तरीके से, ऐसा हमने थोड़ा सा बढ़िया अच्छा बनाया जाए। ठीक है, तो इसमें 4 शहर आपके क्या हैं? शामिल हैं। 4 शहर शामिल हैं। एक देखिए यहाँ पे है, जिसका नाम है मुंबई। ठीक है, एक इस साइड में आपको मिलेगा यहाँ पर, इसका नाम है क्या? चेन्नई। और एक यहाँ पे आपको मिलेगा कोलकाता। और एक आपका यहाँ पे है जिसका नाम है भैया दिल्ली। क्या है? दिल्ली। ठीक है, अब ये जो आपके सभी हैं ये कहीं ना कहीं इनको आपस में क्या किया गया था? जोड़ा गया था। आपस में इनको जोड़ा गया था। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपको ये चतुर्भुज जैसा नहीं दिख रहा है? चतुर्भुज जैसा ये दिख रहा है ना? दिख रहा है। तो ये, तो इसमें कौन गायब? कौन सा है? कोलकाता गायब है। तो यानी कि
ये 4, ठीक है, 4 शहरों को आपस में जोड़ा गया था। इसे कहते हैं स्वर्णिम चतुर्भुज। इन चारों को मिलाते हैं तो क्या बनता है, इसे कहते हैं स्वर्णिम चतुर्भुज। तो पूछेगा स्वर्णिम चतुर्भुज में कितने, तो 4 क्या हैं आपके महानगर शामिल हैं। महानगर को क्या किया गया है, को जोड़ा गया है, ठीक है, जोड़ा गया है, ठीक है। और ये प्रक्रिया अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं ये 2001 से शुरू हुआ, 2012 में ये शुरू किया गया, यानी बड़ा एक हाईवे से इसे जोड़ दिया गया। तो ये जो स्वर्णिम चतुर्भुज ये परियोजना जो हमने शुरू किया था, ये 2001 में शुरू किया और 2012 में इसका कार्य क्या हो गया, पूर्ण हो गया, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे। चलिए अगर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा हरित क्रांति का एक लाभ है। खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता, सरकार के खाद्यान्न भंडार में कमी, खाद्यान्नों के मूल्य में वृद्धि, खाद्यान्नों के आयात में वृद्धि। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे ये पॉजिटिव पॉइंट अगर देखा जाए तो हम, क्योंकि कह रहे हरित क्रांति का एक लाभ है, और जब हरित क्रांति की शुरुआत हुई तो भंडार में कमी क्यों होगी, नहीं होगी। खाद्यान्न के मूल्य में वृद्धि क्यों होगा भाई, जब बढ़ रहा है तो सस्ता होगा। खाद्यान्नों के आयात में वृद्धि क्यों, कमी होगा। तो यानी कि खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता हमने प्राप्त कर ली। अगर देखिए, गंगोत्री हिमनद किस राज्य में स्थित है, क्योंकि आपको पता है चाहे गंगोत्री हो चाहे यमुनोत्री हो, ठीक है, ये दोनों कहाँ पे आपको मिलेंगे, तो ये उत्तराखंड राज्य में मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे, उत्तराखंड राज्य में मिलेंगे। अब देखो उत्तराखंड में 2-3 चीज़ें आपको ध्यान रखनी चाहिए जो आपसे पूछ लेगा। देखिए, एक है क्या, फूल देई, और दूसरा है आपका हरेला पर्व, यही मनाया जाता है, उत्तराखंड में मनाया जाता है। फिर उसके बाद में उत्तराखंड में देखेंगे, यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, फूलों की घाटी, ठीक है, यहाँ मिलेगा। फिर मिलेगी यहाँ पे नंदा देवी चोटी, जो उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। फिर यहाँ पे मिलेगा राजा जी नेशनल पार्क, ये भी यहीं पे है। बाकी जिम कॉर्बेट यहाँ पे है ही है, कौन सा, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क यहीं पे तो है, आपको यहीं मिल जाएगा, ठीक है। बाकी गंगोत्री नेशनल पार्क यहीं पे है, ठीक है, कौन सा, गंगोत्री नेशनल पार्क। उसके अलावा देखेंगे तो उसके अलावा आपको यहाँ पे और क्या मिल जाएगा, देखिए यहाँ पे आपको मिलेगा क्या, केदारनाथ, जो कि कहाँ पे है, मंदाकिनी नदी के किनारे है ना, कहाँ पे है, मंदाकिनी नदी के क्या है, किनारे, ठीक है। उसके अलावा आप देखेंगे तो एक क्या है, विष्णु। इसके अलावा आप देखेंगे तो एक क्या है आपका बद्रीनाथ, क्या है, बद्रीनाथ, ये कहाँ पे है, तो ये आप देखेंगे तो अलकनंदा, ठीक है, कहाँ मिल जाएगा, तो ये अलकनंदा, ठीक है, इसी नदी के किनारे है ना, अलकनंदा नदी के किनारे हो जाएगा, ठीक है, अलकनंदा, ठीक है। अच्छा है, फिर वो भी देखो, बद्रीनाथ जो है ये किसको समर्पित है, ठीक है, तो ये है विष्णु को समर्पित है, ठीक है, विष्णु को क्या है, समर्पित है, ठीक है। और जो केदारनाथ है ये तो शिव को समर्पित ही है। तो भारत के 4 धामों में बद्रीनाथ शामिल है, केदारनाथ नहीं शामिल है। लेकिन उत्तराखंड के जो 4 धाम है उसमें केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, ये 4 शामिल है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ उत्तराखंड, देखो यूके के मैं 4 धाम लिख रहा हूँ, भारत का नहीं, उत्तराखंड के। तो उत्तराखंड के जो 4 धाम हैं इसमें कौन कौन शामिल है, एक कौन सा है, केदारनाथ, फिर है कौन सा, बद्रीनाथ, फिर कौन सा है, गंगोत्री, फिर कौन सा है, यमुनोत्री, ठीक है। ये उत्तराखंड के 4 धाम हैं। भारत के 4 धाम देखेंगे तो ये अलग हो जाएंगे, उसमें फिर क्या आएगा, बद्रीनाथ आएगा,
द्वारका आएगा, फिर पुरी आएगा, फिर रामेश्वरम आएगा। ठीक है, तो इसको इस तरीके से आपको ध्यान रखना चाहिए। आगे आ जाओ, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल हमारा है कि शीतकालीन वर्षा की कुल मात्रा को दिए गए स्थानीय नाम की पहचान कीजिए। अच्छा, शीतकालीन, देखो शीतकालीन वर्षा की कुल मात्रा को दिए गए स्थानीय नाम की पहचान कीजिए। ताहिती नहीं है, काल वैसाखी नहीं है, लू नहीं है। अब देखो थोड़ा सा शब्दों में देखा जाए तो ये महावत लिखा है। ठीक है, देखिए महावत थोड़ा गलत हो गया होगा, महावत नहीं होता है, मावट होता है। ठीक है, क्या होता है, मावट। तो हम ये कह सकते हैं सर्दियों में जो वर्षा होती है उसे मावट कहते हैं। ठीक है, महावत तो वो होता है ना हाथी को हाँकने वाला। ठीक है, वो महावत होता है, जो हाथी को हाँकता है उसे महावत कहते हैं। मावट, ध्यान रखना, मावट। तो मावट क्या होता है कि सर्दियों के समय में वर्षा होती है हमारे उत्तर भारत में, वही राजस्थान यूपी वाले क्षेत्र में वर्षा होती है सर्दियों के समय शीतकालीन, उसे हम लोग मावट कहते हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। एक बात और भी ध्यान रखिएगा कि एक मानसून है, कौन सा, उत्तर पूर्वी मानसून, या लौटते हुए मानसून कहते हैं, या प्रत्यावर्तन मानसून कहते हैं। उत्तर पूर्वी मानसून से सर्दियों में, वही नवंबर दिसंबर में सर्दियों में वर्षा कहाँ पे होता है, तो ये होता है और चेन्नई तट पर होता है। कहाँ पर होता है, चेन्नई तट पर, यानी कुल मिला के तमिलनाडु में। ठीक है, और चेन्नई के तट को हम लोग क्या कहते हैं, कोरोमंडल तट कहते हैं। तो जैसा ऑप्शन दिया होगा वैसे लगा देंगे। चेन्नई दिया हुआ चेन्नई, कोरोमंडल दिया हुआ कोरोमंडल, तमिलनाडु दिया हुआ तो तमिलनाडु। डैश डैश में रहने वाले भील जनजाति उत्तर और दक्कन के बीच पहाड़ी दर्रों को नियंत्रित करती थी। ये सवाल अच्छा है कि जो भील जनजाति है, आपने पढ़ा कि ये भारत की क्या है, सबसे बड़ी जनजाति मानी जाती है। ठीक है, तो ये जनजाति जो है वो किन दर्रों को क्या करती थी, कंट्रोल करती थी। उत्तर और दक्षिण भारत के बीच में पहाड़ी के लिए पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, या दोनों के लिए, इनमें से कोई नहीं, एक के लिए या दो के लिए। देखिए जो पश्चिमी घाट है ना, आप देखिए जो पश्चिमी घाट है, यानी कुल मिला के केवल दो की अच्छा एक मिनट, हाँ, जो पश्चिमी घाट है यानी कि केवल एक की मैं बात कर रहा हूं, इसको क्या करती थी, वो कंट्रोल करती थी। क्या करती थी, केवल कंट्रोल करती थी। तो ये बात आपको समझ आएगी, क्योंकि कह रहा है कि उत्तर और दक्षिण के बीच में, ये पश्चिमी घाट दर्रा तो वहीं पे है ना, पश्चिमी घाट या दर्रे वर्रे इसी में है अधिकतम। ठीक है, चाहे वो भोर घाट हो, चाहे पाल घाट हो, चाहे सेनकोट्टा हो, वो सब पश्चिमी घाट में ही दर्रे हैं। इनको कंट्रोल करती थी कौन सी जनजाति, भील जनजाति। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। अगला चलिए, अगला क्वेश्चन हमारा देखो क्या है, इसको पढ़ो। पहला क्वेश्चन हमारा, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष शंकुधारी वनों में पाया जाता है। शंकुधारी वनों में पाया जाता है सागवन, कीकर, सुंदरी या चीड़। देखो शंकुधारी समझते हो ना, शंकुधारी यानी कि शंकु के आकार का ये क्या होगा, बना होगा। कैसा होगा, शंकु के आकार का ये बना होगा, तो शंकुधारी वन। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो शंकुधारी वन होते हैं इसे टैगा वन भी कहते हैं, टैगा वन भी कहते हैं। तो सागवन तो नहीं होगा, कीकर, सुंदरी, चीड़, ये कीकर क्या है, शंकुधारी वनों में पाया जाता है। ठीक है, ये होता है कीकर। बाकी सागवन की बात करेंगे, सागवन सबसे अधिक मात्रा में कहाँ पाया जाएगा, किस राज्य में पाया जाएगा, तो मध्य प्रदेश में इनकी संख्या क्या है, सागवन की, वो है सर्वाधिक। ठीक है, सुंदरी वन जो बात करें तो ये कहाँ मिलेगा, तो सुंदरवन डेल्टा में मिलेगा, और एक मैंग्रोव वन है। कैसा है, मैंग्रोव वन है, मैंग्रोव वन। ठीक है, चीड़ की बात कर देंगे तो चीड़ भी एक क्या है, पहाड़ी एरिया में पाया जाने वाला पेड़ है। ठीक है, चीड़। लेकिन जो आपका कीकर है वो शंकुधारी वनों में आता है। शंकुधारी वन आपके लगभग इस तरीके से आपने देखेंगे होते हैं। ठीक है, जो शंकुनुमा संरचना बनी होगी इसमें। ठीक है, चलिए अगला देखिए। जनगणना 2011 के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। सबसे कम जनसंख्या वाला पूछ रहा है कि राज्य कौन सा है, मिजोरम, गोवा, सिक्किम, पंजाब। तो सबसे कम जनसंख्या तो आपको कहाँ मिलेगी, सिक्किम में ही मिलेगी। दूसरी सबसे कम जनसंख्या कहाँ मिलेगी, तो वो कहूँगा मिजोरम। ये तो पढ़ा आपने भी, वही पढ़ा। गोवा तो क्या है, क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य, क्षेत्रफल में, और जनसंख्या में सबसे छोटा कौन सा है, तो सिक्किम में। कौन सा है, सिक्किम में। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है। अरब सागर का मतलब हो गया, यानी ये भारत है तो इधर क्या है आपका अरब सागर है नहीं, अरब सागर है।
इधर आपका है तो वो बे ऑफ बंगाल है, यानी भारत के पश्चिम में अरब सागर, इधर पश्चिम बंगाल बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी। तो इधर आपके कितने आपको दिखेंगे, देखो इस साइड में, यानी कि कहीं ना कहीं बंगाल की खाड़ी से भारत के कितने राज्य लगे हैं, इससे लगे हैं 4 राज्य लगे ना, 4 राज्य, यानी कि यहाँ पे वेस्ट बंगाल है, फिर इसके नीचे क्या है उड़ीसा है, फिर आंध्र प्रदेश है, और फिर क्या है तमिलनाडु है। और इस साइड में अरब सागर से कितने लगे हैं राज्य, 5 लगे हैं। एक कौन सा है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, फिर गोवा है, फिर कर्नाटक है, और फिर केरल है। ये 5 हो गए, ठीक है। तो इसमें पूछ रहा है कौन सा अरब सागर में गिरती है, महानदी, कृष्णा, नर्मदा, गंगा। तो अरब सागर में इधर आती है, खंबात की खाड़ी में गिरने के लिए वो नदी कौन सी है, नर्मदा। बाकी सारी नदियाँ जो उसमें लिखी हैं 3, वो सारी कहाँ गिरती हैं, बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती हैं, ठीक है, बंगाल की खाड़ी में वो गिरती हैं। अगला देखिए, जल विद्युत उत्पन्न करने के लिए आप निम्नलिखित में से किस स्थान पर बड़े बांध बना सकते हैं। भाई अगर आपको हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर को जनरेट करना है तो उसके लिए आपको बांध बनाने की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। तो अगर आपको ज़्यादा इलेक्ट्रिक पावर चाहिए तो आपको बड़े बांध बनाना पड़ेगा, ताकि ज़्यादा फोर्स से हम लोग पानी गिरा सकें और उससे टरबाइन चला सकें। पहाड़ी क्षेत्रों में, रेगिस्तानी क्षेत्रों में, मैदानी भागों में, या महासागर में। भाई महासागर में तो मतलब ही नहीं बनता है, और रेगिस्तान में जब नदी ही नहीं होगी तो बांध कहाँ बनाएंगे हम लोग, ठीक है, मैदानी भागों में या पहाड़ी क्षेत्रों में, ठीक है। तो पहाड़ी क्षेत्रों में बड़े बांध बना सकते हैं और काफ़ी ज़्यादा फोर्स के साथ में पानी गिरा भी सकते हैं, ठीक है, ठीक है। तो चलिए आगे अगला सवाल देखते हैं, ठीक है। आगे तो देखो, अगला सवाल है कि भारत में 2011 की अंतिम जनगणना कितने चरणों में की गई थी। जो 2011 की जनगणना थी ना, उसमें हमने देखा कि 29 प्रश्न पूछे गए थे। कितने, 29 प्रश्न पूछे गए थे, ठीक है। बाकी 2 चरणों में ये जनगणना कराई गई थी, 2 स्टेप में। कितने स्टेप में, 2 स्टेप में जनगणना कराई गई थी। कौन सी, 11 वाली। और ये ध्यान रखना कि स्वतंत्र भारत की क्या थी, 15वीं क्या थी, जनगणना थी, ठीक है। और ध्यान रखना जनगणना कराता कौन है, जनगणना कराता है आपका कौन सा, तो गृह मंत्रालय, गृह मंत्रालय कराता है, जो केंद्र का गृह मंत्रालय है वो कराता है, ठीक है। और इसमें आपने देखा था इसका एक जो जनगणना आयुक्त कौन थे, जनगणना आयुक्त किसे बनाया गया था, तो सी चंद्रमौली को, सी चंद्रमौली को, ठीक है, सी चंद्रमौली को बनाया गया था। उसके अलावा अगर बात करें तो इसमें नारा क्या था इसका, 15वीं जनगणना का, तो हमारी जनगणना व हमारा भविष्य, हमारा भविष्य, ये क्या थी, इस बार का नारा देखा था, नारा था, ठीक है। जिसको आपको ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। चलिए, हरित क्रांति का प्रथम चरण कब प्रारंभ हुआ, ठीक है। अच्छा देखो, इसने पहला चरण पूछ लिया, ठीक है। आपको मैंने अभी सवाल दिया था ना कि आपको बताना है कि हरित क्रांति का जो सेकंड स्टेप था, दूसरा चरण था, वो कब से कब शुरू हुआ था, आपको वो बताना था। तो आई होप कि आप बता दिए होंगे। 1980 के दशक में, 70 के दशक में, 60 के दशक में, 50 के दशक में। तो देखिए ये शुरू हुआ का था कब, 1960 के दशक में। देखो हरित क्रांति के चरण की बात करते हैं तो इसका जो प्रथम चरण था ये शुरू हुआ था कब, 1960 से लेकर 1970 के बीच में, ठीक है। और जो आपका सेकंड चरण था ये शुरू हुआ था 1970 से लेकर 1980 के बीच में। तो आई होप आप अब जान गए होंगे कि कौन सा चरण था, कब से कब शुरू हुआ था, तो 1970 से 1980 के बीच में शुरू हुआ था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य डैश डैश था, क्या था। अधिक उपज देने वाली खाद्यान्न फसलों के उत्पादन में वृद्धि करना, क्लोरोफ्लोरो रसायन की खपत को कम करना, भूमि के कुल क्षेत्रफल में वृद्धि करना, दूध के उत्पादन को कम करना। नहीं भाई, दूध क्यों आएगा इसमें, भूमि के क्षेत्रफल कैसे बढ़ जाएगा, क्लोरोफ्लोरो यानी कि CFC नहीं, यानी कि ये होगा क्या, तो अधिक उपज देने वाले खाद्य फसलों के उत्पादन में वृद्धि करना, ठीक है। एक चीज ध्यान रखिएगा कि हरित क्रांति
यानी ग्रीन रिवॉल्यूशन, हरित क्रांति, हरित क्रांति शब्द किसने दिया था? विलियम गॉर्ड ने। विलियम गॉर्ड ने दिया था, ठीक है। यह शब्द सबसे पहले प्रयोग किया था, हरित क्रांति। लेकिन हरित क्रांति का जनक किसे मानते हैं वर्ल्ड में? तो डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग को। भारत में पूछे तो एमएस स्वामीनाथन को मानते हैं। किसे मानते हैं? एमएस स्वामीनाथन को मानते हैं, ये ध्यान रखिएगा। और विलियम गॉर्ड, ठीक है। चलिए अगला देखिए, ऐसा होता है देवप्रयाग में भागीरथी डैश डैश से मिलती है, अलकनंदा, घाघरा, कोसी, यमुना, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इसको अगर आपको समझना है तो देखिए जरा समझिए। अगर मैं कहीं ना कहीं अगर ऐसे बना दूं इस तरीके से, देखो ये हो गया एक नदी, इस नदी का नाम क्या है? इस नदी का नाम है अलकनंदा, अलकनंदा, जो कि संतोपथ ग्लेशियर से निकलती है। कहाँ से निकलती है ये? तो संतोपथ ग्लेशियर से निकलती है। ये कहाँ है? उत्तराखंड में है, ये उत्तराखंड में है, ठीक है। इसमें एक नदी आके भी मिलती है, उस नदी का नाम क्या है? इस नदी का नाम है यहाँ पे धौली गंगा। क्या नाम है इसका? नाम है धौली गंगा, एक नाम है, ठीक है, धौली गंगा है, ठीक है। फिर उसके बाद में एक नदी यहाँ पर इसमें आके मिलती है जिसका नाम है पिंडार नदी, पिंडारा की मिलती है, ठीक है। फिर इसके बाद में आप देखेंगे तो एक नदी इसमें आके मिलेगी आपकी, जिसे हम लोग बोलते हैं नंदाकिनी। कौन सी मिलेगी? नंदाकिनी आके मिलेगी। फिर एक नदी इसमें आपको इधर से आके मिलेगी, इसके राइट साइड से, जिसे हम लोग बोलते हैं मंदाकिनी, ठीक है। और एक नदी इसमें और आके भी मिलेगी, उस नदी का नाम क्या है? इधर से आके मिलेगी यहाँ पर, इसका नाम है भागीरथी। क्या है? भागीरथी नदी। अब सब अपना क्या क्या बनाते हैं? नाम बनाते हैं, ये प्रयाग बनाते हैं। प्रयाग का मतलब है दो नदियों का संगम, वही प्रयाग समझो आप, ठीक है। तो देखिए प्रयाग की बात करते हैं, बनेगा प्रयाग तो सबसे पहले आप देखेंगे कि यहाँ पर ये देखो सबसे पड़ेगा, यहाँ बनेगा विष्णु प्रयाग। क्या बनेगा? विष्णु प्रयाग, ठीक है। फिर मिलेगा आपको यहाँ पे कर्ण प्रयाग, फिर मिलेगा आपको नंद प्रयाग, ठीक है। और फिर आपको नीचे देखो मिल जाएगा यहाँ पर, ये इसे बोलते हैं हम लोग क्या? तो रुद्र प्रयाग, रुद्र प्रयाग। और फिर आ जाएगा देव प्रयाग। कौन सा हो जाएगा? देव प्रयाग। तो देखो देव प्रयाग में भागीरथी और कौन मिल रहा है? अलकनंदा। जो अलकनंदा तो कॉमन है ना, आगे ये गंगा कहलाएगी। तो कहीं ना कहीं भागीरथी और अलकनंदा, ये अलकनंदा है, तो भागीरथी और अलकनंदा नदियों का संगम क्या कहलाता है? गंगा कहलाता है। भारत में अंतर्देशीय जलमार्ग के विकास और रखरखाव और प्रबंधन की देखभाल कौन करता है? भारतीय इस्पात नहीं, अंतर्देशीय तो इस्पात क्यों करेगा? भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण, भारतीय राष्ट्रीय जलमार्ग प्राधिकरण, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण। तो इसमें सही होगा अंतर्देशीय। अंतर्देशीय मतलब होता है कि मतलब कि महासागरों को छोड़कर जो भारत के अंदर जो नदियां हैं, झीलें हैं, या इनमें जो हम लोग क्या कहते हैं नाव चलाते हैं या व्यापार करते हैं, उसका देखभाल कौन करता है? तो भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण करता है, जो आपके क्या नेशनल वाटर वे है, ठीक है। जैसे आपने पढ़ा होगा कि राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1, 2, 3 ऐसे पढ़ा ना, उन पे कंट्रोल करता है। तो ये भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण करता है। इसकी स्थापना कब हुआ था? 1986। और जिसका हेड क्वार्टर है वो है नोएडा में। कहाँ पे है? नोएडा, ये ध्यान रखना, नोएडा। नोएडा मतलब यूपी, यूपी में इसका मुख्यालय है, इस चीज़ को ध्यान रखिए। चलिए आज देखिए, आज का अंतिम सवाल है और क्वेश्चन नंबर 25 है कि पश्चिम बंगाल किस देश के साथ अपनी सबसे लंबी सीमा साझा करता है? पश्चिम बंगाल किस देश के साथ? तो मैंने शुरुआत में बताया था कि पश्चिम बंगाल की सबसे लंबी सीमा किस देश से लगती है? तो वो लगती है बांग्लादेश से लगती है। क्योंकि बांग्लादेश की सीमा भारत से कितनी लगती है टोटल? तो 4096.6 किलोमीटर लगती है। और बांग्लादेश से कितने? तो 5 राज्यों की सीमा लगती है,
5 राज्यों की सीमा लगती है, आपको ध्यान रखना है बांग्लादेश। ठीक है, तो ये हो गए कितने आपके टोटल 25 क्वेश्चन हो गए। आई होप कि आप चीज़ें समझ में आई होंगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।